Hello friends, I welcome you all to my channel Life Science by Dr. Preeti Srivastav. जेनेटिक सीरीज हमारी जिसमें हम अलग अलग जेनेटिक डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज एक नया टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है हीमोफीलिया। ये भी एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया के बारे में हम इन निम्नलिखित बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। इसमें फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, देन विल नो समथिंग अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं, देन कॉजेस, क्या कारण है, इनहेरिटेंस, ये किस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे पता लगाया जाता है, एंड लास्टली ट्रीटमेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके बारे में जानना, ये हीमोफीलिया क्या है। As its name suggests, hemophilia, hem means blood and philia means love, love for blood। इस पर्टिकुलर जो डिजीज है इसका पता सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ शाही परिवारों में पता लगाया गया था और इसलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जी हाँ, ये जीन्स के द्वारा अब पेरेंट्स से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। नॉर्मल प्रोसीजर में क्या होता है कि जब भी कभी हमें कोई चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, खून निकलता है और हम देखते हैं थोड़े ही समय बाद वहां पर थक्का या क्लॉट बन जाता है। ये एक लंबी पूरी क्रियाएं इसके अंतर्गत समाहित होती हैं। हालांकि ये काम मिनटों में हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सब की आपस में मिली जुली प्रक्रिया जिसे हम कैस्केड ऑफ सीरीज कह सकते हैं, उसके द्वारा हम जो उसका लास्ट परिणाम देखते हैं कि जहां ब्लड हमारा कट हुआ था वहां से ब्लड गिरना या निकलना बंद हो जाता है और वहां पर एक खून का थक्का या क्लॉट जम जाता है, जो कि हमारे ब्लड लॉस को रोकने के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर डिजीज में जो इसके पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है ये इम्पेयर्ड हो जाता है, ये काम नहीं करता है। उसकी वजह से होता है कि व्हेनेवर देयर इज ए स्मॉल कट इवन ब्लड लॉस काफी हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने लाइफ में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्या है, तो रिसर्च के द्वारा अब ये पता लगा लिया गया है कि हमारी जो मैंने जैसे बताया कि एक सीरीज होती है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू क्लॉट मैकेनिज्म काम करता है जब भी कहीं कट होता है। तो अब इसमें जो दो फैक्टर्स होते हैं, एक को कहा गया है फैक्टर 8 और एक को कहा गया है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। जब भी इनकी अनुपस्थिति होती है शरीर में, जीन्स जब इनके द्वारा इनको नियंत्रित करने वाले जीन्स जब अपना काम ठीक से नहीं करते हैं या म्यूटेट हो जाते हैं, तब ये जो हीमोफीलिया है इसकी बीमारी हो जाती है। तो यदि फैक्टर 8 अनुपस्थित है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर नहीं है किसी पेशेंट की बॉडी में, तो दिस लीड्स टू हीमोफीलिया ए, and absence of clotting factor 9 it leads to hemophilia B। अब हम देखेंगे कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किस प्रकार होता है। अभी तक हमने जितनी जेनेटिक डिजीजेस की बात की, मोस्ट ऑफ देम वर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल मींस जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि हमारे शरीर में और हमारी हर एक कोशिका के अंदर, हमारी हर एक सेल के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर जीन्स होती हैं। इन 23 जोड़ों में से जो हमारे 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स वो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। लेकिन जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स वो महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग होगा। इन फीमेल्स इट इज एक्स एक्स, मीन्स एक्स नाम का क्रोमोसोम 2 बार उपस्थित होता है, देन इट इज अ फीमेल। एंड इफ इट इज एक्स वाई देन दैट मीन्स इट इज अ मेल। तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा, महिलाओं में ये होता है कि चूंकि दे आर हैविंग
2x क्रोमोसोम। तो जो अगर एक म्यूटेटेड कॉपी उनके अंदर मौजूद है तो दूसरी जो कॉपी होगी वो हेल्दी होगी और वो उसको कंपनसेट कर देगी, क्योंकि ये रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव टाइप की जीन है। दैट मीन्स अगर इसका डोमिनेंट पार्ट वहां मौजूद है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर दूसरी कॉपी पे, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो रहेगा बॉडी में लेकिन उसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे एंड दैट पर्सन विल लीड टू अ हेल्दी लाइफ। तो एक्स वाई जहां पुरुषों में पाया जाता है वहां पर दे आर हैविंग ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उनके पास एक्स क्रोमोसोम एक ही है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। तो यदि उनके एक्स क्रोमोसोम पर उनकी माँ से वो इनहेरिट कर लेते हैं पर्टिकुलर जीन, म्यूटेटेड जीन, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी कॉपी नहीं होती है। इसलिए ज्यादातर क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं they are symptomatic and diseased, they show all the symptoms of the disease, while the women are always carrier means कि they are carrying it in their genes but they are not showing because they are having a complementary healthy copy of that particular gene, mutated gene. So these mutated genes for hemophilia A and B, which are called F8 and F9, both are present on the X chromosome. So it is a X-linked blood disorder. Understand the inheritance of this particular genetic disease, that is hemophilia, we can have a look on this slide. On the left hand side, as we can see that the father is unaffected, means he is having both X and Y chromosomes, they are normal, not any mutated gene on his X chromosome, while the mother is a carrier, that means she is having the mutated gene on one of the X chromosomes. In the resultant children we can find that they would be having 50% chances of all the sons, the 50% of their sons would be unaffected, 50% would be affected son. In the same manner, 50% of the daughters would be carrier daughters and the 50% would be unaffected daughter. On the right hand side, we can say the reverse, that means the father is affected, that means he is having the mutated genes on his X chromosome, while the mother is unaffected with normal X chromosomes without any mutated genes. The results you can see that all the sons would be normal, they would be unaffected, while all the daughters would be the carrier daughters because they are receiving their one of their X chromosome from their father. So this is how this is getting inherited. Now what are the signs and symptoms? कैसे पता चलेगा कि किसी को हीमोफीलिया है? ये if before having a cut even, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे कि पता चल जाता है, जैसे बहुत जल्दी जल्दी उनको easy bruising होती है, कहीं कहीं अंदर छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं वो कट जाएंगे, आपको स्किन के नीचे से ब्लूइश टाइप सी टिंच दिखाई देगी स्किन के अंदर, या बहुत जल्दी उनको कट्स लगेंगे। देन सेकेंडली होता है हीमेटोमास, मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्लड, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें से निकल के ब्लड जो है ऑफन वो बाहर जो मसल्स हैं उसमें इकट्ठा होने लगता है। इफ देयर इज ब्लीडिंग या कट है कहीं पर या सर्जरी होती है तो वहां से बहुत लंबे समय तक खून जो है वो रिसता रहता है, उसका खून के में थक्का नहीं जम पाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन विच इज कॉल्ड हेमेट्यूरिया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हीमोफीलिया है। इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तब देखने में आते हैं व्हेनेवर देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग इन द ब्रेन। यदि दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो उसके अचानक कोई लक्षण नहीं आते, वो धीरे धीरे ब्लीडिंग होकर काफी उसको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका एक परिणाम होता है स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक। एंड सेकेंड ये भी हो सकता है इंक्रीज्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर, मीन्स जो हमारी क्रेनियल कैविटी है ब्रेन के अंदर उसके अंदर ही काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं हीमोफीलिया के, अगर ये रोग पहले नहीं पकड़ा गया तो। डायग्नोसिस बहुत आसानी से संभव है नाउअडेज, जो हम एक सिंपल प्लेटलेट काउंट से पता लगा सकते हैं किसी भी पेशेंट का ब्लड स्मेयर में कि उसका जो है प्लेटलेट काउंट कितना है।
इसके अलावा जो पर्टिकुलर फैक्टर्स की हमने बात की कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9, उनके लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन टेस्टिंग, which is done for the identification of genes encoding these particular factors. So diagnosis is nowadays very simple procedure. And now we talk about the treatment. The treatment for this particular disease is very simple. Injections of missing factors 8 and 9 are given to the patients while they are advised not to take part in sports or some activities which may lead to easy bruising or the cut and the flow of blood, internal or external. Lastly, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, while in case of genetic diseases prevention is the ultimate cure. सो यदि किसी के फैमिली हिस्ट्री है, पेडिग्री के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की कोई परेशानी या प्रॉब्लम रही है तो प्लीज गेट टेस्टेड। आप सिंपल एक अपना ब्लड प्लेटलेट काउंट करा सकते हैं, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स हम करा सकते हैं सो दैट वी कैन चेक द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डेडली डिजीज टू द नेक्स्ट जनरेशन। Thank you so much for watching and supporting my mission, prevention of genetic diseases. नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।